सख्ती में भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चुनाव प्रभारी नितिन नबीन और वित्त मंत्री ओपी चौधरी हुए शामिल। सख्ती में भाजपा के चुनाव कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चुनाव प्रभारी नितिन नबीन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने का दावा किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि डॉक्टर चरणदास महंत का पीएम मोदी के खिलाफ सिर फोड़ने वाला बयान घोर निंदनीय है। कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया चुनावी घोषणा पत्र भारत की संस्कृति एवं परंपराओं पर कुठाराघात है। जिस तरह से घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बातों का जिक्र किया है वह देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कांग्रेस देश की जनता का विकास करने के बजाय देश का अहित करना चाहती है। सख्ती में हम लोगों ने 6 विधानसभा की बैठकें ली है और पूरे लोकसभा के दृष्टि से जो रणनीति बननी चाहिए इस लोकसभा के लिए भी वो भी हम लोगों ने उसकी भी तैयारी बैठक ली है। और जिस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और लगातार नरेंद्र मोदी के योजनाओं से, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से जिस प्रकार से जनता का विश्वास हम पर बढ़ा है और पिछले 5 महीने में विष्णुदेव साई की सरकार ने भी जिस प्रकार से लगातार योजनाओं के माध्यम से जनता में मोदी की गारंटी को पूरा किया है, पूरे जनमानस में एक हर्ष का वातावरण है। और मुझे लगता है कि इस बार 11 का 11 कमल नरेंद्र मोदी के झोली में छत्तीसगढ़ की जनता जानने का काम करेगी। अरे भैया, वो गठबंधन बचा कहाँ है? सब तो आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। वो परिवार के पार्टियों का गठबंधन है। जो परिवार को नहीं संभाल पाते वो पार्टी और गठबंधन को क्या संभालेंगे? और मेरा ये मानना है जिस संगठबंधन की ना नीति स्पष्ट हो, जिसका नेतृत्वकर्ता स्पष्ट नहीं हो, जिसकी नीयत स्पष्ट नहीं हो, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हो, उस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता वैसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी और पूरी तरह से इंडी अलायंस ताश के पत्ते की तरह 2024 में बिखर जाएगा। देखिए, पूरी तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र एक तरह से कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं न्याय पत्र। मुझे लगता है कि देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय किया है। आज जिस प्रकार से बड़ी फिर से मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो अनुशंसा है उसको उसके घोषणा पत्र में शामिल किया गया। देश का जो सबसे बड़ा संवैधानिक रूप से हम कह सकते हैं जो न्यायपालिका है उसमें भी धर्म के आधार पर लोगों को नियुक्ति करने की बात करना कहीं ना कहीं दिख रहा है कि फिर से बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय करने का काम। जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ये कहीं ना कहीं फिर से उस दिशा में देश को ले जा रहे हैं और देश में फिर से तनाव का वातावरण लाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं कि देश में संसाधनों का हक गरीबों का है, पर ये एक समाज और धर्म विशेष के लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता अब उनको जवाब देगी। ये भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और अभी चूँकि चुनाव का पूरे साल भर हमने मेहनत की है, 5 साल मेहनत की है। मोदी जी एक दिन छुट्टी बिना लिए मेहनत किए हैं। अब परीक्षा का समय है। मोदी जी ने अपने जीवन का पल पल और शरीर का कण कण देश की जनता के लिए समर्पित किया है। आज मोदी जी को जनता जनार्दन के आशीर्वाद की ज़रूरत है। वही आशीर्वाद गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला तक मांगने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें तुष्टीकरण के अपने एजेंडे पर कांग्रेस पुनः बढ़ने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भारत देश की जनता अलग अलग चुनाव में बार बार सबक सिखा रही है। उसके बाद भी, एक डूबती नाव बनने के बाद भी कांग्रेस बाज आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फिर से तुष्टीकरण की उनकी नीति साफ तौर पर उसके दर्शन हो रहे हैं। हिजाब पहनकर स्कूल आने देना, कई तुष्टीकरण के कानून को जो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया था उन्हें पुनः लागू करने की बात करना, जुडिशरी में मुस्लिम जजों की धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के संबंध में विषयों को रखना, ऐसे अनेक बिंदुओं को ऐसे लाकर रख रहे हैं जैसे तुष्टीकरण की दशकों से वो राजनीति करते आ रहे थे, उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी के रिमोट से मनमोहन सिंह जी जब देश चलाते थे, तब मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह के तुष्टीकरण की नीति, देश को बांट करके वोट लेने का प्रयास कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और भारत देश की जनता
अब इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति को रिजेक्ट कर चुकी है और इस चुनाव में भी पूरी तरह से कांग्रेस के इस तरह के विषयों को रिजेक्ट करेगी। कांग्रेस कहीं वार की स्थिति में है ही नहीं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से ही भाग रहे थे और जब जबरन उनके आला कमान ने उनको उतार दिया है चुनाव के मैदान में, तो वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंसात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चरणदास महंत जी ने ही कह दिया कि लाठी वाला को आगे करेंगे, मोदी जी के को लाठी मार सके, मोदी जी का सर फोड़ सके, इस तरह से विषयों को रख रहे हैं जो कि कांग्रेस के डूबते नाव की स्थिति में हताशा और निराशा का प्रतीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि मोदी कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की एक सोच का नाम है। मैं कहना चाहूँगा मैं भी हूँ मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार तक आप चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि कुछ समीकरणों के कारण भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई थी। इस तरह के स्थिति 2018 के चुनाव में पूरे प्रदेश में इससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मोदी जी का जहाँ तक चुनाव आता है तो आप पूरे तौर पर देख सकते हैं कि विधानसभा में ठीक है यहाँ पे कुछ चूक हुई, लेकिन 40% का ऐतिहासिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला। 54 सीटें ऐतिहासिक रूप से मिली। बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में मिली हुई है और पूरे छत्तीसगढ़ में आज आप महसूस कर सकते हैं मोदी जी की लहर ही नहीं। 11 में 11 भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन 11 कमल के फूल के रूप में मोदी जी को समर्पित करें। भारतीय जनता पार्टी में मोदी